24/7 से अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हम मौजूद हैं द स्टडी पार्क स्कूल के संचालक कुमार रमन राजेश जी के समक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबरी 24/7 के तमाम दर्शकों की तरफ से। कुमार रमन राजेश जी, आज की वर्तमान परिवेश जो कोरोना काल में निजी संचालकों के साथ हुआ है, निजी विद्यालय संचालकों के साथ, तो वो आप भी एक निजी विद्यालय चलाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके विद्यालय में आपके शिक्षक और आपकी स्थिति कैसी रही है इस कोरोना काल में। सबसे पहले खबरी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अभी की मौजूदा स्थिति कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो वह है विद्यालय। इसका बहुत सारा राजनीतिक कारण भी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे जो हैं वे वोटर नहीं हैं। अगर बच्चे वोटर होते तो आज का मौजूदा परिवेश कुछ अलग होता। हम अभी मॉल खुली हुई है, बाज़ार सभी चल रहा है। जो भी जहाँ से सरकार को इनकम है उस पर ज़्यादा सरकार ध्यान दे रही है और विद्यालय को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। सरकारी स्कूल की तो बात हम नहीं करते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो संचालक हैं, जो शिक्षक हैं, वे कहाँ जाए इस स्थिति में। आज पैसा जो है नहीं है। हम लोग विद्यालय जो चलाते हैं वे आपको भाड़े के मकान पे चलाते हैं और भाड़े के मकान में हम लोग तो तरह तरह के विद्यालय हम साथ ही बच्चे से स्टार्ट किए थे, अपने मेहनत के बल पे यहाँ तक लेके आए थे। लेकिन अब मौजूदा स्थिति में अब नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग को विद्यालय अब चलाने चाहिए, क्योंकि हम लोग सरकार से भी बहुत तंग आ गए हैं। अभी सरकार जो कि एक हर जगह आवाज़ उठ रही है कि जो 25% जो बच्चों का फ़ी जो है सरकार की तरफ से ऑन रजिस्टर्ड निजी विद्यालय को मिलने वाली थी, तो उसकी चर्चा भी सरकार नहीं कर रही है। उससे अगर आ जाए तो कुछ ना कुछ स्थिति संभलेगी। इसके विषय में आप सरकार से क्या चाहते हैं? सबसे पहले सरकार जो बहुत दिनों से बकाया जो 25% है, अगर वो निर्गत करे तो उससे बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं संभलेगी। लेकिन हाँ, कुछ हम लोग को जीने का सहारा हो जाएगा, क्योंकि यह आज का 25% नहीं है। इतने साल से हम लोग 25% के कोटे दे रहे हैं। 25% हर साल हम लोग से डैश में फॉर्म भरने पर ऑडिट करा के, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मौजूदा जो भारत सरकार और बिहार सरकार है, दोनों से जो कि अभी के समय में बहुत सारे निजी विद्यालय के शिक्षकों ने आत्महत्या कर ली है और आपके साथ भी जुड़े हुए बहुत सारे शिक्षक होंगे जो 2000, 4000, 5000 छोटे स्तर के विद्यालय में उनकी मासिक आमदनी होती है, उससे वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप अपने शिक्षकों को कैसे, उनका भरण पोषण आप कैसे कर पा रहे हैं? अभी तो वही ना कह रहे हैं कि अभी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि विद्यालय संचालन करना हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत पहले अगर हम लोग विद्यालय नहीं खोलते, दूसरे कोई वर्क करते, हम लोग इसी तरह पढ़ा लेते तो अच्छा रहता। आज हम लोग इस विद्यालय चलाने के बाद इतने ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, अब हम लोग न बच्चों को छोड़ पा रहे हैं और न विद्यालय चला पा रहे हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि अपना रूम रेंट नहीं निकल पा रहा है। जो हमारे यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे थे उनकी स्थिति दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। वे शिक्षक इस विद्यालय में धीरे धीरे पैसा जो भी उनको इनकम आता था उससे अपना भरण पोषण करते थे, लेकिन 6 महीना से नहीं रहने के कारण वे कहीं कहीं अन्यत्र चले गए हैं। कोई घर चला गया है, किसी से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है कि ऐसी स्थिति हो गई है कि बहुत सारे विद्यालय के शिक्षक मोबाइल में पैसा भी नहीं डलवा पा रहे हैं, ना उनसे किसी प्रकार का अगर किसी तरह से पत्राचार हो पा रहा है तो तब पता चल रहा है कि उनके मोबाइल में पैसा नहीं है। तो स्थिति यहाँ तक स्थिति ख़राब हो गई। वे बाहर जो चलते हैं कि निजी शिक्षक बहुत निजी स्कूल वाले ये कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, हमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आप किसी भी विद्यालय में पहले आप प्रवेश करें और उसकी स्थिति को समझें। अगर बहुत सारे यहाँ अभी बाहर में बहुत तरह तरह के अभी नेता घूम रहे हैं कि विद्यालय को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। अगर आप सही में विद्यालय में ग्रहण किए हैं, अगर आपको शिक्षकों के प्रति थोड़ी सी भी सम्मान है, तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हमारा विद्यालय किस स्तर पे चला गया है। स्थिति तो पहले ही से ख़राब चल रही थी, कोरोना ने तो सबको ले डूबा है। एक और ख़ास बात मैं जानना चाहता हूं कि आप चूँकि इस
विधानसभा के हरसिद्धि विधानसभा में आपका घर है और मोतिहारी विधानसभा सटा हुआ आपका ये क्षेत्र है, तो दो दो विधानसभा आप देख रहे हैं। तभी आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसकी मतलब आप कैसे किस प्रकार का नेतृत्व करता है? चूँकि आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, शिक्षक हैं, तो आपके बातों पर लोग जो हैं अपनी सहमति जताते होंगे। तो कैसे नेतृत्वकर्ता चाहते हैं अपने विधानसभा में, और इस राज्य में कैसा नेतृत्वकर्ता होना चाहिए? इस राज्य में नेतृत्वकर्ता वैसा होना चाहिए जो हमारे राज्य को एक नए दिशा की तरफ ले जाए। बहुत हो चुका है लोगों को, राजनीति आजकल जो है वो बहुत कुछ करने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप मौजूदा न्यूज़पेपर में देख ही रहे हैं कि इनको ये नहीं होगा, उनको वो नहीं होगा। तो वैसे हमको राजनेता नहीं चाहिए। राजनेता वही चाहिए जो सही मायनों में देश की जनता के लिए सोचे, वह जात पात से निकल के सोचे, क्योंकि टीचर का कोई जात नहीं होता है। और जो टीचर जो समझ रहा है कि वो जाति आधारित नहीं है, और आजकल जात से ऊपर उठ के जब भी किसी राजनेता को चुने तो वह जात से ऊपर उठ के चुने, क्योंकि इसी जात के कारण आज तक बिहार की स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही है। जब भी परिवेश जब आता है इलेक्शन का, तो आज जब राजनेता लोग अभी जाति का, धर्म का कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, एक और प्रश्न है, क्योंकि अभी जैसे आपकी परिस्थिति है, इस परिस्थिति हमने जहाँ तक गया है, 2-3 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपने ज़िले में चल रहे हैं, कुछ कोचिंग संचालकों का एसोसिएशन चल रहा है। वो सभी लोगों के तरफ से एक ही बात आई है कि अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। तो क्या आप उस जन आंदोलन के समर्थन में हैं? क्या ऐसा आंदोलन होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। सरकार की आँख खोलने के लिए ऐसा आंदोलन आवश्यक है, लेकिन सरकार को इससे हमको लग रहा है कि बीच में हम लोग जन आंदोलन किए, लेकिन इससे किसी को कोई असर नहीं है। मॉल में कोरोना नहीं है, बाज़ार में कोरोना नहीं है, स्कूल में ही कोरोना है। अब आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाएं, देखेंगे कि एक मोटरसाइकिल पर 3 पुलिसकर्मी जा रहे हैं बिना मास्क के, तो उनको कोरोना नहीं है। लेकिन एक आम आदमी अगर मोटरसाइकिल पे बैठ के जाए, 2 आदमी तो पीछे वाले को कोरोना हो जाएगा। मॉल में, किसी भी मॉल में जाइए, कहाँ पे अभी जैसे कि अभी आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि प्रोफेसर डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की मृत्यु हो गई, वहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे एसपी थे, हमारे मंत्रीगण थे, क्या वहाँ कोरोना नहीं थी? किन किन ने उनका नियम का पालन किया है? किसी ने तो नहीं किया है। लेकिन वहाँ कोरोना नहीं है। स्कूल खुलेगी तो कोरोना हो जाएगा। यहाँ तो ऐसे ऐसे पत्रकार भी, आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। कल के एक पेपर में लिखा हुआ था हेडिंग में कि स्कूल कोचिंग संचालक कोचिंग में पढ़ने गए छात्रों को कोरोना। अरे कोचिंग में पढ़ने गए छात्रों को कैसे कोरोना हो गया? हेडिंग ये था, बीच में था कि एक बच्चा गया था और उसको कहीं से कोरोना की शिकायत हो गई, तो कोचिंग में गया है तभी उसको कोरोना हो गया। तो ऐसे ऐसे हेडिंग चल रहे हैं, और अभी तो नहीं खुलना चाहिए। सरकार के गाइडलाइन को हम लोग पूरे फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा भी फॉलो नहीं कि अब हम लोग स्थिति दिन पर दिन तो ख़राब होती जा रही। ऐसा होगा कि हम लोग को विद्यालय बंद करने की ही कगार पे अब हम लोग हैं। सर, चूँकि आप प्रबुद्ध नागरिक हैं, इस नाते मैं एक और ख़ास प्रश्न पूछना चाहता हूं। अभी का जो समय है, जो क्षेत्रवाद की राजनीति अभी उभर कर एक सामने आई है, राज्यवाद क्षेत्रवाद की जो राजनीति अभी सामने आई है, जैसे मुंबई में जो कांड हुआ है, आपको मर्डर मिस्ट्री हुई है, वो हत्या है या आत्महत्या अभी सुलझा नहीं है, उस पर क्षेत्रवाद की जो बातें आ रही हैं, क्षेत्रवादी राजनीतियाँ वहाँ प्रवेश कर गई है। तो मैं आपके दृष्टिकोण से जानना चाहता हूँ कि वो जो नशे का मामला हो या सुशांत सिंह का मामला हो या दिशा सल्यान का मामला हो, उस विषय पर आपका दृष्टिकोण क्या है? सबसे पहले यह सभी चीज़ हमारे राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित है। ये जितने वाक्य हैं ये सभी राजनीति से प्रेरित हैं। अगर किसी की मर्डर हुई है तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहीं और जाता है, सरकार कहीं और लेके जाती है। फिर यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्शन आएगा, जब भी कुछ बात होंगी तो बिना मतलब के बात, अगर कोई नशा करता है तो उसे सज़ा होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हत्या है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। सभी अगर एक सूत्र में, एक देश में, एक कानून के तहत अगर ऐसी बात हो तो हमारा देश बहुत सर्वांगीण विकास कर सकता है।
लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी बात होती ही नहीं है। हम लोग कभी मजहबी कार्ड पे खेलते हैं तो कभी मुंबई और बिहार पे खेलते हैं। मुंबई और बिहार जब तक हम लोग करते रहेंगे, मुंबई और हिमाचल जब तक करते रहेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और यहाँ आम जनता को बहुत तरह की चीज़ों को बरगलाया जाता है। कभी फ्री का ऑफ़र देके, कभी किसी चीज़, हम लोग फ्री के पाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहते हैं। फ्री का जो भी सामान मिल जाए हम लोग खड़े होकर लाइन में लगा के लेते हैं। और यही हाल है कि वहाँ पे जो मुंबई में जो घटना घट रही है, वह घटना का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु हमारा राजनीति ही है। अंततः जो भी हो, लेकिन आप देखेंगे कि इसको राजनीति के कारण ये सब चीज़ हो रहा है। अंत में मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को और इस ज़िले के तमाम नौजवानों को, जो कि आप बहुत दिन से शिक्षण क्षेत्र में हैं, विगत 15 से 20 वर्षों से आप शिक्षण क्षेत्र में हैं, तो आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट भी, छात्र भी अभी नौजवान हो चुके होंगे। आप उनको अपने स्तर से वर्तमान राजनीति को देखते हुए कि कैसे वो नेतृत्वकर्ता चुने और अपना जीवन यापन किस तरीके से करे, इस पर कुछ सफल उद्देश्य जो है उनको, उन सभी को बताएं। सभी स्वाध्याय करें, स्वावलंबी बने। सबसे पहले आप जिन्होंने भी इलेक्शन में आप जिनको वोट देने जा रहे हैं, उनकी पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि, वे किस दल से हैं, उन सभी का अध्ययन बहुत ध्यानपूर्वक करें। क्योंकि यहाँ पे जब बरसात होती है तो बहुत सारे मेढक भी जन्म ले लेते हैं। बहुत सारे बरसात में बहुत सारे पुराने बट वृक्ष भी गिर जाते हैं, फिर नए वृक्ष भी जन्म लेते हैं। लेकिन कौन से वृक्ष रहने चाहिए, कौन से वृक्ष नहीं रहेंगे, ये आपके अध्ययन पे ही आधारित होगा। जब तक आप अध्ययन करेंगे किसी भी चीज़ को, उनके जड़ तक पहुंच पाएंगे। बिना सोचे समझे आप किसी को भी ना चुने, सोच समझ के इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, यह हमारे लिए नहीं, हमारे राष्ट्र के लिए कितना गौरवान्वित होगा, या राष्ट्र की उन्नति के लिए कौन सक्षम है, कौन कर सकता है, ये सभी को ध्यान देखते हुए आप उनको वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। ऐसे ही हम मिलेंगे अगले रोज़ किसी अच्छे उत्कृष्ट नेतृत्वकर्ता, किसी अधिवक्ता और किसी विद्यालय के संचालक के पास, उनकी समस्याओं को जानेंगे। ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।